जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइट चैप्टर, क्लास 10th का चैप्टर है। एक शॉर्ट में हम इसको अच्छे से ख़त्म करेंगे बिना कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़े हुए। याद रखना, बिना कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़े हुए एकदम डीप में आपको एक एक चीज़ बता देंगे। और देखो लेक्चर थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि आपका लास्ट मिनट रिवीजन भी होगा। तो थोड़ा हम ये सोचेंगे कि आपका थोड़ा बहुत रिवीजन है इसमें, और जिसका नहीं भी है उसके लिए ये क्लास ऐसी रहेगी ना, कहते हैं ना, मोर देन इनफ रहेगी आपके लिए, ऐसी क्लास रहेगी। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। और ऐसा आपको देखो क्लास तब समझ में आएगी पूरी जब आप लास्ट तक बने रहोगे, आप फिर देखोगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले तो अगर आपने इस लेक्चर में क्लिक किया है तो लास्ट तक बने रहना है और देखना है कैसा चला। ठीक है, शुरुआत में ही जाओगे तो आप फिर ऐसे 3-4 जगह जाओगे, कहीं भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में पहले देखना है। तो अगर चैप्टर हमारा लाइट है तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, लाइट क्या चीज़ है। तो नॉर्मल ज़िंदगी में अगर डे टू डे लाइफ में हम देखेंगे तो सिंपल सी लाइट वो चीज़ है जो हमको क्या देखने की शक्ति देती है। यही चीज़ तो है। अगर मान लो एक कमरा है, यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी लाइट जो है हमारा बल्ब लगा है, LED लगी है, अगर ये बंद हो जाए तो कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा हो जाएगा ना। तो ये क्या दे रहा है हमको, सेंसेशन ऑफ हियरिंग दे रहा है ना, सेंसेशन ऑफ हियरिंग दे रहा है। और किस फॉर्म में देता है, तो ये देखो इलेक्ट्रिक को लाइट एनर्जी में चेंज करता हो प्लस हीट। ठीक है, लाइट एनर्जी में चेंज करता हो प्लस हीट। और तुम इतना तो समझते हो कहीं हीट आए, है ना, अगर जो फिजिक्स को अच्छे से जानता हो जानता कहीं हीट आए या एनर्जी, मतलब कहीं पर आपका साउंड आए, कहीं पर भी आए तो वहाँ एनर्जी की बात जरूर होगी। तो इसकी डिफिनीशन आप यहीं से लिखोगे। लाइट क्या आपकी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो क्या करती है, दैट प्रोड्यूसेस, समझना अच्छे से, दैट प्रोड्यूसेस, अच्छे से देखना, दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सेंसेशन ऑफ हियरिंग नहीं, सेंसेशन ऑफ साइट। अब इसका मतलब समझे, साइट का मतलब क्या है। सेंसेशन ऑफ साइट का मतलब ये साउंड जो है वो सेंसेशन ऑफ हियरिंग होता है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। साइट का मतलब है देखने की हमको शक्ति प्रदान करता है। अब आप कहोगे देखने की शक्ति तो हमारी आंखें किस लिए हैं, आंखें आपकी बिल्कुल हैं, वो अपना काम बिल्कुल कर रही हैं, लेकिन लाइट के बिना। अच्छा, आंखें तो तब भी हैं जब अंधेरा होता है, तो क्या आप अपने आसपास की चीज़ें रखी हुई चीज़ें देख पाते हो, बिल्कुल अंधेरा हो, कोई भी लाइट ना हो ना, बिल्कुल अंधेरा हो, आप एकदम कमरे में बंद हो, वहाँ पर अंधेरा हो, लाइट ना हो, तो ये आपकी आंखें काम करेंगी, कहोगे बिल्कुल नहीं काम करेंगी। क्यों, क्योंकि होता यूँ है, मान लो ये हमारा मार्कर है, तो ये जो LED की लाइट आ रही है पहले इसमें टकराएगी, फिर आपकी आंखों में जाएगी, फिर आपकी इमेज बनेगी रेटिना पे। अभी सब कुछ समझेंगे ना, इमेज फॉर्मेशन सब कुछ। तो ये आपकी किस में जाएगी, रेटिना में, और वहाँ से सारा खेल स्टार्ट होगा। इसके बाद का चैप्टर नहीं है आपका आई वाला, उसमें हम लोग ये सब भी समझेंगे, कैसे आंखें क्यों चश्मा लगता है, ये सब अगले जो अगला चैप्टर है उसमें समझेंगे। आज तो हमको इसी में फोकस करना है। तो डिफिनीशन तो बहुत, देखो सिंपल सी डिफिनीशन लिखना। अगर कोई CBSE बोर्ड का बच्चा है, UP बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का है, तो आपसे जो टीचर है वो चाहता है भाई देखो टीचर जो है उसको कॉपी चेक करना है, उसको कॉपी चेक करना, और पर कॉपी के उसको रुपए मिलते हैं। सबको पता होगा ये बात, नहीं पता है तो आज पता चल गई। तो वो आपका बड़ा लेक्चर, वो आपका कहते हैं बड़ा जो है थ्योरी नहीं देखना चाहता, उसको पॉइंट टू पॉइंट बात चाहिए। ऐसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कैसे लिखोगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। अब लाइट की प्रॉपर्टी भी लिख दो, 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, CBSE वालों के लिए भी और UP वालों के लिए भी। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, देखो ऐसे पूछता है, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो पहले डिफिनीशन लिखिए 1 नंबर में और 2 प्रॉपर्टीज लिख दो, मतलब वो नंबर दे देंगे। जैसे मान लो इसका 1 नंबर देंगे, फिर एक प्रॉपर्टी का 1 नंबर, फिर एक प्रॉपर्टी का 1 नंबर, ऐसे चलता है। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है और जो यूनिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लाइट जो है, अब देखो लाइट लिख चुके हैं तो थोड़ा सा आप नाउन वगैरह भी जानते हो, तो यहाँ लिखोगे इट प्रोपगेट्स। इट प्रोपगेट्स, देखो कोई नया वर्ड आएगा तो उसका मतलब बताएंगे। इट प्रोपगेट्स, है ना, लाइट जो है इट प्रोपगेट मतलब ये चलती है, प्रोपगेट माने होता है कि चलना। ठीक है, इट प्रोपगेट विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर, बहुत जगह इसको वेलोसिटी भी कहेंगे जब डायरेक्शन को हम लेंगे ना उसमें। स्पीड, इट प्रोपगेट्स विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन, लिखो इन वैक्यूम और फ्री स्पेस।
अब देखो इसका मतलब समझना, वैक्यूम जो है वहाँ पर आपका मतलब जो इसको कहते हैं जहाँ कोई हवा नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम वैक्यूम खाली, जिसको कहते हैं नथिंग, ठीक है। अब फ्री स्पेस क्या होता है, ये एयर की बात होती है। तो एयर की जो बात होती है इसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं, उनका रेसिस्टेंस नहीं होता ज़्यादा, तो लाइट को ज़्यादा नहीं चेंज कर पाते, बेंड नहीं कर पाते, तो वहाँ पर भी स्पीड इतनी रहती है। लेकिन अब ये स्पीड कम कब होती है, सब अभी आगे जानेंगे ना, रेयर, डेंसर, मीडियम, अभी सब जानेंगे आगे। वो मैंने कहा है ना कि कुछ भी छूटेगा नहीं, बिल्कुल, तो ऐसे ही चलेगा। अब इसके बाद जैसे आप लाइट पढ़ लोगे तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दूसरा बनता है, जो अब जिसका दूसरा चीज़ है वो होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये आ जाएगी आपकी सबसे दूसरी बात, है ना। तो आप यहाँ पर डालोगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो है वो एक लाइट की प्रॉपर्टी है। और ये समझना जो यहाँ पर लाइट है उसको एज ए हम क्या मान रहे हैं, ना एज ए पार्टिकल मान रहे हैं मेरे हिसाब से, समझना बात, ना ही हम उसको एज ए यहाँ पर क्या वेव मान रहे हैं। यहाँ पर हम लाइट का वो नेचर पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं, आप समझ लो, रे वाला नेचर है, ये थोड़ा अलग है। डुअल नेचर जो है वेव और आपका क्या कहते हैं पार्टिकल, वो भी समझेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होता है व्हेन लाइट, देखो अच्छे से समझना, व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन, देखो यहाँ स्ट्राइक भी हो सकता है, फॉलिंग भी हो सकता है, लाइट गिर रही है या फिर लाइट ने स्ट्राइक किया। तो व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन अ वेरी पॉलिश्ड सरफेस, है ना। तो इसमें आप ऐसे लिखते हो, पॉलिश सरफेस, व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन अ वेरी पॉलिश सरफेस, इट्स 99% पार्ट क्या होगा, बैक ऑन हो जाएगा, समझ लो ना, जो बैक चला जाएगा। व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन अ वेरी पॉलिश सरफेस, इट्स 99% पार्ट आपका क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा, रिवर्स इन सेम मीडियम, है ना। यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें लिख सकते हो, जैसे रिवर्स कर जाएगा या बैक कर जाएगा, ठीक है, या फिर आप कहोगे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्शन ना, या तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, अलग अलग वर्ड है। तो अब इसके लिए आप जो वो देखोगे क्या कहते हैं, इसका कैसे इसको दिखाना है, तो ये यहीं पर देखो, साथ साथ में नोट करते चलना है, ठीक है, इतना नोट किया होगा। तो अब इसको देखो होता कैसे, पॉलिश सरफेस की बात की है, देखो डिफिनीशन किसी भी चीज़ की लिख दो, लेकिन समझ में तब आता है जब उसको समझाओ अच्छे से ना, क्या कहते हैं जिसको पिक्चराइज करो, है ना, पिक्टोरियल फॉर्म। तो इसको ऐसे आप बनाओगे, ये पॉलिश सरफेस है, आगे बिल्कुल पॉलिश सरफेस है, मतलब समझ लो चिकना सरफेस है, जो आपका शीशा होता है वो भी पॉलिश सरफेस होता है, तभी उसमें आप अपना चेहरा देख पाते हो। तो ये आपका प्लेन पॉलिश सरफेस है, ठीक है। पीछे उसके सिल्वरिंग कर दिए, सबके शीशे के पीछे अगर कभी तोड़ ताड़ के या कभी टूटा होगा तो आपने देखा होगा पीछे सिल्वर कोटिंग होती है ना, वो इसीलिए होती है कि वो क्या कहते हैं, वो आपका क्या रहे, वो मिरर रहे, वो आपका वो ना बन जाए, कहते हैं मतलब मिरर वो भी रहेगा लेकिन वो इतनी अच्छी इमेज नहीं देगा, मैं समझ रहा हूँ ना बात। अगर यहाँ पॉलिश होगी तो लाइट का जो डिस्टॉर्शन है, लाइट का टूटना है या बिखरना, वो नहीं होता नॉर्मल, इतना डीप में भी समझना नहीं है। तो देखो ऐसे होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसे ऐसे करके एक नॉर्मल बनाओगे, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे एक लाइट की रे आएगी, सब देखो, तभी बात बताई कि जो लाइट है वहाँ पर उसका हम ना डुअल नेचर पढ़ रहे हैं, नहीं हम उसका कौन सा नेचर, नहीं मतलब नहीं हम वेव नेचर पढ़ रहे हैं, नहीं पार्टिकल, डुअल नेचर होता है। हमने रे नेचर पकड़ा है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल फिजिक्स, या फिर इसको कहते हैं ऑप्टिकल साइंस, या आप इसको कह सकते हो ऑप्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ऑप्टिकल नेचर है जिससे चश्मे वगैरह में काम होता है ना, अभी सब आगे आएगा। तो ये ऐसे करा गया, देखो इसमें क्या होगा, ये जो आता है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। यहाँ पर हम रे वाला फॉर्म पढ़ा है, लाइट को आज हमने रे मान लिया है, समझ लो, एक स्टिक की तरह मान लिया है। एक रे आएगी जिसको आप कहोगे इंसिडेंट रे, और यही बैक ऑफ कर जाएगी उसी जगह में, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इसको कहते हैं आप लोग, देखो यहाँ से आई यहाँ पर चलेगी, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको कहते हैं इंसिडेंट, इसको क्या कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, समझ में आई बात की नहीं, ठीक। देखो ये जिस एंगल पे आई उसी एंगल में बैक कर गई। अब कभी आप देखोगे, इसे मान लो आपने बॉल ऐसे ऊपर फेंकी तो वो ऐसे आती है ना, वो भी बाउंस बैक जो करती है, यहाँ पर इसे रिवर्स की जगह बाउंस बैक भी आप लिख सकते हो। वो सेम आप जैसे बॉल फेंकोगे उसी एंगल में वापस आएगी। लेकिन बहुत बार लोग कहते हैं नहीं आती, तो वो क्यों नहीं आती, वो लाइट तो नहीं है, मतलब नॉर्मली आपको लगेगा आ रही है, लेकिन होता है कि हमने इस एंगल फेंका लेकिन पूरे वही सेम एंगल में नहीं आई। क्यों? क्योंकि बॉल के पास रेसिस्टेंस आ जाता है, एयर रेसिस्टेंस है, लाइट जो उसको ओवरकम कर देती है। लाइट, क्योंकि लाइट का कोई मास ही नहीं है, लाइट के पार्टिकल्स हैं फोटोन, उनका कोई मास ही नहीं है, सिंपल सी बात है। सब अभी आगे आएगा, लाइट जो होती है वो फोटॉन्स पार्टिकल में ट्रैवल करती है ना, सब चीज़ अभी आगे आएगी। ये चीज़ समझ में आई। अब यहीं से इनके दो लॉ होते हैं, यहीं से इनके दो लॉ होते हैं, दोनों बहुत मेन लॉ हैं। पहला लॉ तो बहुत आसान है, ये दोनों एंगल सेम है, बस यही पहला लॉ है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन के दो लॉ, ठीक है।
या फिर इसको आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेंगे बताओ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, 2 नंबर पे आ सकता है, 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1.5 करके, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो अगर आपके पास समय ना बचे, वैसे तो हम लिख देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, या इंसिडेंट दोनों ठीक है, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको आप कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे अगर समय नहीं बचा है, ठीक, ऐसे दिखाओगे, ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ भी बता रहे हैं, लेकिन अगर समय बचा है तो आप कैसे लिखोगे, इन अ पॉलिश सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें तो लिख लोगे ना। देखो कॉन्सेप्ट समझो, लिखना क्या है इंग्लिश में तो हम बोल के भी बताएंगे तो आप समझ जाओगे, उसमें समय ज़्यादा नहीं गंवाना। दूसरा क्या होता है, ये जो इसका नाम बताया था कि नहीं, नॉर्मल, लिख लो इसका नाम, चलो नॉर्मल रे होती है। जैसे ये इंसिडेंट ले, इसका नाम क्या, इंसिडेंट रे, मुंह से बोल दिया था लेकिन हमने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, पढ़ा भी हमने रिफ्लेक्शन है तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे को, कोई बात नहीं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, सेकेंड लॉ जो है, पहला ये हो गया, दूसरा उसमें कहते हैं जो आपकी नॉर्मल है, नॉर्मल है आपकी, जो आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और जो आपकी कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई ऑन या इन, कौन, दोनों चीज़ हो सकती है ना, ऑल लाई इन सेम प्लेन। और एक चीज़ याद रखना, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। जो आपकी फिजिक्स की कॉपी चेक करेगा, साइंस की कॉपी चेक करेगा, वो इंग्लिश इतनी देखेगा कि बस उसको समझ में आ जाए, वो इसके लिए कभी नंबर नहीं काटेगा कि यहाँ इन हो या ऑन हो, बस वो ये देखेगा कि बच्चा समझा पा रहा है कि नहीं। ऑन अ सेम प्लेन, अब बताओ तुम्हारा प्लेन क्या होगा, यहाँ पर प्लेन जो ये मेरा बोर्ड है, जब आप कॉपी लिखोगे तो आपकी कॉपी जो होगी, आप लिखोगे इन अ प्लेन ऑफ कॉपी, लिख देना, टेक्स्ट कॉपी कुछ भी, या फिर केवल इन सेम प्लेन लिखना, टीचर मान लेता है कि वो कॉपी की बात कर रहा है। यहाँ जैसे मेरा बोर्ड है तो ये प्लेन है, देखो इस प्लेन में ये है नॉर्मल, ये आर है, ये आई है, सब एक ही प्लेन में, तो कोई बाहर आता हुआ दिख रहा है, कहोगे बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो एक प्लेन में बस ये दूसरा लॉ है आपका। समझ में आई बात कि नहीं, अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहीं से आपकी जो आ जाती है चीज़, यहाँ से आ जाते हैं आपके मिरर्स, है ना, बहुत तरह के मिरर्स होते हैं, उनकी बात आ जाती है। तो आपके 3 तरह के मिरर्स होते हैं ना, तीनों के नाम लिखने हैं, इतना तो नोट ही होगा, तीनों के नाम कुछ यूँ प्रकार है। पहला जो है वो तो प्लेन मिरर है, पहला कौन सा है, प्लेन मिरर, और दूसरा आपका कौन सा है, स्फेरिकल मिरर। अब 3 क्यों बोले, तो 2 ही हैं, तो 3 इसलिए बोले हैं क्योंकि स्फेरिकल मिरर जो उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, सबको पता होगा, नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम मिरर की बात करेंगे, मिरर, ठीक है, कितने तरह के होते हैं, 2। एक अच्छा समझना, मेन तो 2 ही तरीके के, एक आपका क्या है, आपका है प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अभी इमेज बताएं, प्लेन मिरर, और मैंने मतलब जो सोच के रखा है लाइन से, तो अब इसके बाद इमेज आती है, लेकिन जब प्लेन मिरर समझा देंगे तो इमेज आपको अच्छे से समझ में आएगी। प्लेन मिरर मतलब ये बता देंगे कि मिरर का कॉन्सेप्ट होता है, और स्फेरिकल, स्फेरिकल के अंदर 2 होते हैं, एक होता है कॉनकेव, इसलिए 3 है ना, वैसे तो 2 है लेकिन इसके अंदर 2 आते हैं, और वैसे तो 2 भी नहीं है, बहुत सारे मिरर हो सकते हैं अगर आप दिमाग से देखो तो, अलग अलग शेप के ना। कॉन्वेक्स, अब से डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, वो क्या यही इनका नॉर्मल फॉर्म यूज़ करते हैं, वो थोड़ा सा और मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करते हैं ना, तो ऐसे तो नए नए नाम आ चुके हैं, ठीक है, हर चीज़ के, ठीक है। अब देखो ये होते इतने मिरर कहो, हाँ ठीक है, अब ये इतना याद रखना है भी आपको ना, इसके बारे में बात होगी। अब यहाँ से हम देख लेते हैं 2 बात, एक होती रियल इमेज और एक आपकी क्या होती है, आपकी होती है वर्चुअल इमेज। यहीं से अभी जो इमेजेस हैं आपकी मिरर की वजह से बनेंगी, एक वर्चुअल इमेज, ठीक है। अभी इतना ही क्यों बताया, अभी सब पता चलेगा, ठीक है। तो रियल इमेज वो होती हैं जो रेस होती हैं, जब रेस आपस में मीट करती हैं। देखो इमेज तभी बनेगी जब रेस मीट करेंगी, ये आपको याद रखना है, इमेज तभी बनेंगे। रियल और वर्चुअल से पहले इमेज की डिफिनीशन यही है, जब 2 रेस आपस में मिलती हैं ऑब्जेक्ट से निकल के, भाई यही डिफिनीशन है, आपको दिखेंगी नहीं निकलती हुई, लेकिन डिफिनीशन यही है कि जब 2 रेस निकलती, तो बहुत सारी रेस हैं, लेकिन हमने मैथमेटिकली टर्म लिया है कि जब 2 रेस निकलेंगी, जब वो कहीं जाके मीट करेंगी, तब हमारी क्या इमेज बनेगी। अब देखो कैसे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट कब आएगा, है ना, व्हेन रेज एक्चुअली मीट, अगर रेस एक्चुअली मीट हो गई, मतलब आपस में मिल गई, हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया, तो वो क्या होगा आपका, वो आपकी रियल इमेज तब बनेगी। लेकिन यहाँ पर व्हेन रेज अपीयर टू मीट, आपको ऐसे ही लिखना है पेपर में, कोई नंबर 1% भी नहीं कटेगा, हमने भी अपने एग्जाम्स में ऐसे ही लिखा था, व्हेन रेस अपीयर टू मीट,
अपीयर मतलब कि हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मिल रही, लेकिन आपस में मिलती नहीं है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग खुद मिलाते हैं रेस को, आपस में नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पर इसका नेचर कैसा होता है, रियल बनती है इमेज एंड इन्वर्टेड। अब बहुत लोग इन्वर्टेड में कंफ्यूज हो गए हैं। देखो इन्वर्टेड समझना है तो सिंपल सा है, पॉलिश चम्मच हो कोई आपके हाथ में, ठीक है, समझना अच्छे से। तो चम्मच का जो आपका अंदर वाला शेप होगा उसको देखना, उसमें आपकी इमेज जो है वो कैसी बनेगी, वो रियल इमेज बननी ना, तो रियल इमेज जो है वो हमेशा उल्टी बनेगी, हमेशा रियल इमेज जो ऐसे वाला शेप है, रियल इमेज समझ लो ना। चम्मच का पीछे वाला भाग ना देखना, अगर आगे वाला हो जो कर्व होता है ना, जहाँ से आप लोग खाते हो वो वाले पार्ट में देखना तो आपकी उल्टी बनेगी, उस उल्टे को ही इन्वर्टेड कहते हैं ना, जिसके यहाँ पॉलिश हो वो देखना। ये 2 पॉइंट हो गए। अब इसमें क्या है, ये तो हो गए, इसको क्या करते हो आप ऑब्टेन कर सकते हो, ऑब्टेन 3 पॉइंट बहुत मेन है, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अब इसका क्या मतलब है भाई, ये जो रियल इमेजेस होती हैं, जैसे आप सिनेमा घरों पे जाते हो या फिर अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, तो ये जो इमेजेस हैं बहुत सारी वही तो वीडियो बनाती हैं। लॉजिक तो सिंपल सा यही है, पहले कार्टून वगैरह कैसे बनते थे, छोटी छोटी इमेजेस को वो करते थे, अब ग्राफिक्स आगे ज़्यादा आ चुका है ना, यही तो होता है। तो वो होता है कि ये इमेजेस होती है जो स्क्रीन में आ सकती हैं, ये जो वर्चुअल इमेजेस हैं ये कभी इमेज में फॉर्म नहीं होंगी, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट क्या, ये बनती है वर्चुअल। वर्चुअल माने नकली भी होता है, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो, मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या कहते हैं डीप मीनिंग है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वैसे आप कहना चाहते हो तो उनको कह देना ये नकली है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यहाँ क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा है ना, तो क्या ये स्क्रीन में फॉर्म हो सकती है, ये कभी स्क्रीन में फॉर्म नहीं होंगी, क्यों नहीं होती ये सब हम लोग अभी समझ ही लेंगे, ठीक है। बस ये स्क्रीन में फॉर्म होंगी, ये स्क्रीन में नहीं, लेकिन ये बनती कहाँ है, हमेशा मिरर के पीछे बनेंगी, ठीक है, वर्चुअल इमेज। समझ में आई इतनी बात की नहीं। अब हम एक एक मिरर को अच्छे से देखते हैं, इतना आप लोग नोट करो। अब देखो मिरर के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले जो अपना मिरर आ जाएगा वो कौन सा है, प्लेन मिरर। प्लेन साथ ही में समझे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, प्लेन मिरर यहाँ लिखोगे आप लोग, ओ हाँ ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो हमारा कौन सा रहेगा, कॉनकेव, ठीक है, और लास्ट आपका रहेगा कॉन्वेक्स। अभी हमारे सिलेबस में यही है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर जो है आपका वो जो आप घर में नॉर्मली यूज़ करते हो वही होता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर का सबसे पहले तो आप देखोगे, मान लो यहाँ पर आपका ये मिरर बना हुआ है, ये बना हुआ मिरर, ठीक, सिंपल सा, ये ऐसे करके देखो, थोड़ा सा डायग्राम से बताएंगे ना तो सही रहेगा। तो ये मिरर है ऐसे, ठीक है, जो पूरा बड़ा वाला होता है, और यहाँ पर आप हो ऐसे, तो ये जो इमेज है यहाँ पर ये सेम एकदम ऐसे ही बनती है, सबको पता है, ठीक है। आप देखो, आप जब पास में एकदम रहते हो तो केवल चेहरा दिखता है, अगर इतना बड़ा अगर शीशा है ना, इतना बड़ा मान लो, तो एकदम पास रहते हो तो शीशा दिखता है। कोशिश करते हो ज़्यादा दूर जाने की तो लगभग अपना शरीर देख लेते हो, आधा देख लेते हो, ऐसा होता है। और दूर जाते हो, अगर बीच में रखा हो तो कुछ अलाइन करके आप लगभग अपना शरीर देख लेते हो। अब बड़ा वाला है तो आप पूरे अपने आप को देखोगे, लेकिन एक बात याद रखना, आप जितना दूर जाते हो तो साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, ऐसा होता है कि नहीं, हाँ, पास आते हो तो बड़ा होता है, बिल्कुल। तो मतलब जितना आपकी डिस्टेंस होगी और जितना आपकी इमेज का डिस्टेंस होगा उसी हिसाब से आप क्या होगा, सेम साइज़ बनेगा, ये होता है, ठीक है, लगभग सेम साइज़ बनता है, इसमें यही रहता है, ठीक है। आपको मान के चलना है कि लगभग हमारा सेम साइज़ बनता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये यहाँ पर इतना है, ठीक है। तो इसमें पहली चीज़ जो सबसे होती है, आपकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। अच्छा, वर्चुअल का मतलब तो यही है कि नकली, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन अब जो एक वर्चुअल का मतलब है वो आप और समझ लो। वर्चुअल का सिंपल सा मतलब होता है जो देखने में रियल ना हो, समझ रहे हो, जो देखने में आपकी रियल ना हो, ये चीज़ है, एक तो अंतर ये, ठीक है। और दूसरा वर्चुअल का ये मतलब है कि मतलब वो एक्चुअल नहीं होती, वो एक्चुअल नहीं होती, समझना मतलब अच्छे से। ऐसे मान लो ये हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये जैसा हम कर रहे हो वैसा एज इट इज़ आएगी, ठीक है। लेकिन जो प्लेन मिरर वाला है वो जो आपके सामने है वो एक्चुअल नहीं होता। अच्छा, मिरर को कहते नहीं कि ये प्रतिबिंब है, ये नाम होता है। आप जब मिरर में चेहरा देखते हो तो वो हर चीज़ों को उल्टा दिखाता है। ऐसा हम मान लो हॉस्पिटल लिखेंगे तो वो उल्टा दिखाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर ये कॉन्केव मिरर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये जो कैमरा है, अगर जो इसमें जो वो लगा है मिरर लगा है, अगर वो आपका ये होता कॉन्केव ना होता तो आपको ये कॉन्केव कैसा दिखता, उल्टा दिखता कि ना दिखता, समझ रहे हो ना, ये उल्टा दिखेगा, ये सेम एज इट इज़ नहीं दिखेगा, इसलिए वर्चुअल होता है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, कहाँ लिखा हुआ है। जैसे हॉस्पिटल आप देखते हो कि क्या होता है, जो आपकी वैन होती है कि नहीं, उसमें कैसा लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है ना। क्यों लिखा होता है, क्योंकि अगर कोई शीशे में देखे तो उसको कैसा दिखे, अगर वो शीशे में देखे तो उसको हॉस्पिटल सही दिखे, ठीक है। तो मतलब वो वर्चुअल दुनिया दिखाता है, उल्टी चीज़ें दिखाता है, इसलिए इसको वर्चुअल कहते हैं, बस इतना आपको मानना है। तो ये जो मिरर है वाला ये वर्चुअल दिखाएगा।
पहला पॉइंट। दूसरा, इमेज जो बनती है हमेशा सेम साइज़ की बनती है, ये माना ही गया हमेशा सेम साइज़ की बनती है, थोड़ा इधर उधर कुछ हो तो हो लेकिन सेम साइज़ है, आपको लिखना है पेपर में सेम साइज़। फिर आपका क्या है, ये तो हो गई, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब अगर कोई नहीं समझा तो मान लो आप अगर ऐसे खड़े हो तो इमेज ऐसे ही बनेगी, ये होता सिंपल सा, ठीक है। सेम ये सेम साइज हुई, ठीक है। अब इसके बाद आपके कौन से पॉइंट, ये दोनों तो हो गए, ठीक है। इन्वर्टेड हो गई, इसमें 2 पॉइंट तो हो गए, और कोई पॉइंट इसमें बनेगा अभी तो नहीं। अब आप देखो इसमें क्या कहते हैं, आपका ये जो है कॉन्केव मिरर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कॉन्केव मिरर जो है आपका, वो उसमें सिंपल सा है, एक स्फेरिकल मिरर होगा, ये भी आपका स्फेरिकल मिरर होगा। डिफिनीशन क्या है देखो, स्फेरिकल मिरर है आपका, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स। आपका जो स्फेरिकल मिरर, वो स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड हो, कर्व की शेप में हो लेकिन अंदर की तरफ, वो आपका कैसा होगा, वो हमेशा कॉन्केव मिरर होगा। डिफिनीशन के लिए आप ये देखिए, ये हुआ ऐसे। अब देखो एक चीज़ और देखना, स्फेरिकल मिरर है तो उसको लाओ थोड़ा स्फेरिकल मिरर की तरह ही दिखाया जाए, ठीक है। बाद में आप ऐसे नॉर्मली बनाओगे, मान लो ये हमने स्फेयर ऐसे बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्फेयर का हम ये इतना पार्ट काट लेते हैं, समझना अच्छे से, स्फेयर का हमने ये इतना पार्ट काटा है, तभी तो इसमें सेंटर एंटर होता है। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है सेंटर क्यों होता है, भाई स्फेयर से काटे ना तो इसको बीचों बीच में सेंटर होगा, ठीक है, लगभग बीचों बीच में। इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके बीचों बीच में भाई इसका भी फोकस होता है, इसका भी फोकस होता है, फोकल लेंथ होती है। इसमें सिंपल सा है, फोकस लेंथ जो होती है वो इन्फिनाइट दूरी पे होती है, तो इसकी इतनी बात नहीं करते, समझ रहे हो। इसकी जो है फोकल लेंथ जो होती है वो इन्फिनाइट दूरी पे होती है, समझ रहे हो। क्यों भाई, इसमें तुम कभी एक चीज़ देखना, अगर तुमने 2 पैरेलल मिरर को रख दिया और तुम ऐसे देख रहे हो कि इमेज कैसी बन रही, तो तुमको इन्फिनाइट इमेज दिखेंगी, अगर तुम देख पाए अच्छे से, मतलब समझ रहे हो। अगर 2 प्लेन मिरर को तुमने रख दिया तो इन्फिनाइट इमेज दिखेंगी, वो इनके केस में ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक्सपेरिमेंट करके देखना तो खुद करना और फिर रिजल्ट देखना, है ना। मतलब इन्फिनाइट ऐसे बनेगी जैसे आप मिरर देख रहे हो और कोई चीज़ रख दी, मान लो एक पेन रख दिया है और दूसरी तरफ मिरर रख दिया, तो आप देखोगे पेन की इमेज बनती चली जाएगी, जब तक जितना देख पाओगे, उसके आगे तो धुंधला पड़ जाएगा लेकिन इमेज बनती जाएगी, भले बहुत छोटी बने। लेकिन इनमें ऐसा केस नहीं होगा, तो इसकी इन्फिनाइट मानी जाती है। यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसके आधे में होता है फोकस, और ये होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इसको क्या कहते हो, प्रिंसिपल फोकस, ये आप समझ लो। ये आपकी जो है पूरी होती है प्रिंसिपल एक्सिस, समझना अच्छे से, ये पूरी होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है आपका क्या, प्रिंसिपल फोकस, और ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल लाइन होती है, बिल्कुल ठीक है। और ये होता है, ये इसको आपको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक, समझ में आ रही बात कितनी, इसको कहते हैं आप पोल। और ये जो होता है M से M डैश, इसको कहते हैं अपर्चर। कितना लेंथ है उसकी, मिरर की कितनी लेंथ है, कर्व लेंथ है, तो कर्व लेंथ जो होती है उसको हम लोग अपर्चर कहते हैं, तो ये चीज़ अपर्चर में आएगी, समझ में आ रही बात। और ये जो है पीछे का, ये होगा सिल्वर, तो उसको ऐसे दिखाते हैं। जस्ट इसका सेम उल्टा, आर स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, बस यहाँ पर इनवर्ड की जगह क्या लगाओगे, आउटवर्ड। पूरी डिफिनीशन लिखने की जरूरत है, आउटवर्ड्स, बस ये जो है अगर यहाँ पर इनवर्ट की जगह आउटवर्ड हो जाए तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। इसका लेकिन डायग्राम इसका भी देखेंगे, ठीक है, लगभग बना है ना सर्कल टाइप का। ये आपका है, यहाँ पर अब देखो कैसे, यही ये जो है मेन सरफेस यही है, जब इसको अच्छे से थोड़ा बना देते हैं। यहाँ पर जो देखो, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अब की बार पॉलिश नहीं है, वो आउटवर्ड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अब की बार आउटवर्ड है, यहाँ पर इनवर्ड थी, यहाँ पर आउटवर्ड है, तो इमेज जो है आपकी यहाँ से जाएगी, जो आपकी सारी चीज़ें यहाँ से जाएगी। और इसका जो है, लेकिन भाई भले हमने यहाँ पॉलिश कर दिया हो, लेकिन इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहीं होगा ना, बीचों बीच, और फोकस तो यहीं होगा ना। तो कहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर्स में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होता है, समझ रहे हो, बिहाइंड द मिरर ये चीज़ होती है इसमें। समझ में बात आ रही कि नहीं, फोकस यही चीज़ प्लेन मिरर में होती। थोड़ा सा ये समझ सकते हो कि भले ये कर्व हो, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है और जो आपका ये है प्लेन मिरर, ये थोड़ा में आपस में थोड़ी सी क्या करते हैं, आपकी मतलब साझेदारी रखते हैं कि हाँ एक जैसी चीज़ें करते हैं। क्यों, देखो इसमें इमेज कैसी बनती है, लिखो, जो इसका ये पॉइंट तो लिखा, यही सेम पॉइंट इसका यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो इमेज बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है। ये कैसे बनाता है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। कैसा, वर्चुअल एंड, ये दूसरा पॉइंट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
अब लेकिन देखो ये जो बात है ये एकदम भी नहीं सही है, ये रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है 90% केसेस में, लेकिन एक केस ऐसा आएगा जहाँ पर ये आपको वर्चुअल देगा। अभी हम आगे केसेस सारे देखेंगे ना, जो केसेस के लिए रुके हुए हैं उनको बस 5 मिनट के अंदर केसेस सारे मिलने वाले। और इसमें कोई पॉइंट लिख सकते हैं भाई देखो ये ऑप्टेन हो सकती है स्क्रीन में, क्योंकि रियल इमेज है ना, ये स्क्रीन में ऑप्टेंड होगी ना ये स्क्रीन में ऑप्टेंड होगी। इनके यूसेस क्या हैं वो हमें भी सब आगे देखेंगे। इसके आगे अब देखना क्या हमको, जो आपके इनके जो रूल हैं मिरर बनाने के, इमेज फॉर्म करने के जो रूल हैं, मिरर से इमेज फॉर्म करने के जो रूल हैं वो हम देखने वाले हैं। अब देखो, अब जो है हमें देखना केसेस इमेज फॉर्मेशन के, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, उसके बाद ही हमारे केसेस आएंगे ना। रूल्स आप देख लो किसके लिए, पहला तो अपना कॉनकेव है, कॉनकेव, और फिर आपका क्या कॉन्वेक्स। तो पहला रूल जो है इनके लिए सिंपल सा, अगर इन्फिनिटी से आ रही हो, अगर इमेज जो है वो इन्फिनिटी से, कोई रे है वो इन्फिनिटी से आ रही हो, रे का मेन रूल है ना, एट इन्फिनिटी। ओके, तो अब ये मान लो ये आपका कॉनकेव है, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटी से आ रही हो, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो, याद रखना ना, पैरेलल किसके हो, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के ना, पीए के। तो ये आपका है कॉनकेव मिरर, ठीक है लगभग। यहाँ पर ये आपका फोकस है और ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये कोई आ रही है आपकी किससे, इन्फिनिटी से आएगी। अगर कोई भी इमेज इन्फिनिटी से आएगी, समझो कोई भी रे आपकी जो है इन्फिनिटी से आएगी, बाद में इमेज फॉर्म होगी तो हमेशा किससे चली जाएगी, फोकस से। ऐसे आपको आके दिखाना हो, ये यहाँ से चली जाएगी, समझ रहे हो, ये कैसे ऐसे चली जाएगी। समझ में आ रही की बात नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपसे इसको 20 से एक लाइन निकालोगे, ये हम बताए थे ना, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन याद रखना। अब जहाँ से आई उसको इंसिडेंट कहते थे, तो ये एंगल हमेशा आई होता है, ये एंगल हमेशा आर होता है, और आई आर जो है, आई आर जो है वो हमारा आप जानते हो कौन सा लॉ फॉलो करता है, पहला लॉ, कि दोनों ये आपके सेम है। तो ये हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पार होगी वो आई और आर में एंगल को डिवाइड करेगी, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। अब इसी के लिए अगर ये बनाना हो, कॉन्वेक्स के लिए सेम केस है, ठीक है, सेम केस है। यहाँ पर भाई बैक साइड होती थी ना, आउटवर्ड अभी पढ़ा है, इसको ऐसे बनाओगे, अब ये आपका यहाँ पर फोकस होगा। देखो अभी हम तो बोर्ड में बना रहे हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है कि फोकस और सेंटर की दूरी, मतलब इसे फोकस की जितनी दूरी उससे डबल सेंटर की हो, ठीक है, तभी सिस्टम समझ में आएगा। क्योंकि है नहीं कि जो सेंटर है इसका जस्ट दुगना होता है। एक आपका फॉर्मूला भी है, R= आपका 2F। देखो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ तो उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R=2F। जैसे इसको फोकल लेंथ कहते हैं, ये आपकी फोकल लेंथ है, ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन ये जो है ये इस पॉइंट का नाम प्रिंसिपल फोकस, इस नाम का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसको ऐसा बनाना पड़ता है, जब भी आप स्केल से अगर कोई बना रहा हो तो वो एकदम एक्यूरेट डिस्टेंस ले। ऐसे मान लो ये 3 सेंटीमीटर तो ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अच्छे से बनेगा। अब इसमें जो सेम केस आया, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। देखो बहुत टीचर क्या करते हैं, आपको कॉन्वेक्स और जो कॉन्केव लेंस बताएं, मिरर बताएंगे, तो आपको ये केस पहले लिखवा देते हैं कि जो वो है कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है। हम यहाँ पर बताएंगे। आपने देखा कि ये आई, ये आपकी पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के आपके पैरेलल आई, और ये कैसे चली गई, फोकस से चली गई। मतलब ये एक जगह कन्वर्ज नहीं हुई है, दूर से आ रही कन्वर्ज हो गई। अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ से आई और इसने ऐसे बाहर फेंक दिया, इसको ऐसे बाहर फेंक दिया, तो इसने डाइवर्ज नहीं किया, डाइवर्ज माने दूर फेंकना, तो इसने बाहर ही फेंक दिया, नहीं अपने पास बुलाता। तो ये डाइवर्जिंग लेंस मिरर होता है, ये आपका कन्वर्जिंग होता है। कौन, याद रखना, ये कॉन्केव जो है ये हमेशा कन्वर्जिंग होगा, चीज़ों को अपने पास लाएगा, और ये हमेशा डाइवर्स करेगा, दूर करेगा। समझ लो बात, ठीक है। इसकी रेंज ज़्यादा है, अभी सब पता चलेगा, जो जो बोल रहे वो नोट करते जाओ। कॉन्वेक्स की रेंज ज़्यादा है, अभी पता चलेगा, इसलिए इसका यूज़ कहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ जो है, तो इसका ये फोकस होगा यहाँ पर कहीं, ठीक है। फोकस जो है इसका कहाँ पर होगा, हमेशा पीछे होगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये फोकस होगा इसका, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये जा तो वहाँ पर रही है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे करके फोकस से निकाल देंगे। ये इसको जाना चाहिए था डाइवर्ज होकर बाहर, लेकिन हमने फोकस से निकाला, हमने अपनी तरफ से काम किया, इसने अपने आप नहीं किया। तो ये हमने दिखाया कि ये फोकस में जानी चाहिए, हमने अपीयर कराया ऐसा, हमने ऐसा मतलब दिखाया लोगों को, लेकिन ऐसा है नहीं ना, इसलिए इसको अपीयर टू मीट कहते हो। और ये जो होता है आपका, ये वर्चुअल चीज़ होती है, इसलिए इसकी इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में। अब दूसरा केस क्या है, मान लो अगर फोकस से कोई रे जा रही है, अगर फोकस से बनाओ, कोई रे आई हो वो फोकस से जा रही है, यहाँ पर आपका फोकस है, फोकस से जा रही, तो क्या होगा,
याद रखना ये ऐसे आई है तो ये ऐसे जाएगी, ये आपको टिक बनाते रहना, ठीक है। अगर हम कहीं भूल भी जाए तो आप ध्यान से बनाना। ये ऐसे गई, अब ये फोकस से निकली है। अगर पैरेलल वाली चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से निकली है तो फोकस वाली पैरेलल एक्सिस के इसके पैरेलल नहीं निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सेम भाई उल्टा होना चाहिए कि नहीं, सिमेट्री होनी चाहिए कि नहीं, बस ये चीज़ हुई है। तो ये आपकी फोकस से आई तो इससे निकल गई। इसमें भी सेम केस होगा, बस इसमें हमको करना पड़ेगा, इसको ऐसे बनाओगे आप, यहाँ पर ये फोकस लगाना ही है। ये वाला केस, ये चीज़ तो नहीं भूले ना, जैसे मान लो यहाँ पर ये चीज़ है तो इसको ऐसे लगाओगे तो आपका यहाँ पर आई होगा, आर होगा। एक बार देखो बता दिया, अभी आपको अपने आप से करते रहना, ठीक है। अब यहाँ पर आई आपकी फिर से ये चीज़ जो है, देखो अच्छे समझना, इसको ऐसे आगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको फोकस में जाना चाहिए, जैसे ये फोकस में गई, ठीक है। लेकिन आपको लगता है जब यहाँ पर पीछे पोलिस है तो ये फोकस में जा पाएगी, बिल्कुल नहीं। तो ये ऐसे आएगी और देखो इसको क्या करना है, इसको ऐसे वापस जाना है, लेकिन हम लोग दिखाएंगे, अच्छा समझना, इसको फोकस में जाना है। तो पहले तो ये फोकस में है ही नहीं और ये ऐसे निकल गई, समझो बात। यहाँ पर फोकस में हमने भेजा लेकिन यहाँ पर ये फोकस में जा ही नहीं पाई, इसको सीधा ही पैरेलल निकल जाना है, फोकस तक पहुँच ही नहीं पाएगी। लेकिन हम दिखाएंगे कि हाँ फोकस से वाली थी ये, समझ लो ये फोकस वाली थी और ये ऐसे निकल गई। समझ में आई बात की नहीं, कह दो हाँ समझ में आई, ठीक। अब जो लास्ट केस है वो बहुत बेकार है, दो तो देख लिया हमने, लास्ट केस देखो कौन से। एक केस तो ये कॉनकेव के लिए भी दिखा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे है, ये है। अब आपसे कहेंगे अगर कोई है, यहाँ एफ है और यहाँ पर सी है, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, मतलब बेकार नहीं है लेकिन आसान केस है, ये दोनों थोड़ा समझने वाले थे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचरी से आपकी बाहर चली जाएगी, जहाँ से आएगी वहीं चली जाएगी। यहाँ पर भी देखो सेम है। अब आपको पता है यहाँ पर ये फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा ही नहीं पाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये ऐसे आएगी और ये हम दिखाएंगे कि आई है, लेकिन आई नहीं है क्योंकि आगे तो पॉलिश लगी हुई है। ये ऐसे आई है और ऐसे ही वापस निकल गई है, हमको दिखाना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आई नहीं। और एक केस आखिरी जो है वो तो मतलब बहुत ही आसान है, वो प्रिंसिपल फोकस के लिए देखो ये ऐसे है, बहुत आसान केस है तो इतना बताना नहीं, वो 4 केस आप याद रखो, जो 2 हैं शुरुआत के वो ज़्यादा मेन है। यहाँ से आएगी फोकस से इधर से और यहाँ से निकल जाएगी, बिल्कुल यही सेम केस इसमें भी होगा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं, इसमें हमको अपीयर नहीं कराना, इसमें सही में होता है ऐसा सेम केस। अरे इसको उल्टा बना लो और ऐसे निकाल दो, ये यहाँ पर देखना ये चीज़ जो है आपकी, ये आई और ये आपका आर बनेगा, इसमें ये आई और आर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हमने सब अच्छे समझना, ये हमने बीचों बीच से निकाला, यहाँ पर ये जो एक प्लेन मिरर की तरह नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर ये ऐसा होता है, यहाँ पर सेंटर का हमारा काम नहीं। और एक चीज़ समझना होता है, देख लो आपकी बार जो ये है सेंटर जो तो बीच से निकल ही रहा है ना, तो क्यों हमको सेंटर को ऐसे लेने की क्या जरूरत, ऐसे लेने की क्या जरूरत है, तो सेंटर से निकल ही रहा तो ऐसे तो बीच से ही तो लाइन ले जाओगे। देखो कितना लॉजिक है सिंपल सा, सीधा ही तो ले जाओगे ना। अब हम क्या करेंगे, कॉनकेव जो मिरर है उनकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे सारे केस एक साथ। अब देखो हमें क्या देखना है, इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमने कॉनकेव मिरर को लिया है, ठीक है, कॉनकेव मिरर को। तो इसका सबसे देखो इसके 6 केसेस में सबसे पहला केस आता है ना, हम लोग धीरे धीरे मिरर के पास जाएंगे। तो सबसे पहला केस जो है आपको साथ साथ में बनाते चलना है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, पहला केस। और कॉनकेव मिरर तो उसको भी याद रखना। तो सबसे पहले आप देखो मिरर बनाओगे इससे अच्छा सा, ठीक है। देखो हम बोर्ड में बना रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट करके बनाना है। यहाँ हम लोग भी स्केल लेके बना सकते हैं, लेकिन इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, आप खुद भी समझ रहे हो, ठीक है। डिस्टेंस देखो आपको क्या, फोकस और इसकी आपको बराबर लेना है, ये हम बताते चलेंगे कि आपको क्या क्या करना है। अब कहा है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में, तो ऑब्जेक्ट को बहुत पीछे दिखाओ और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऐसे दिखाओगे आप। क्यों ऐसा क्यों दिखाओगे, देखो ऐसा इसलिए दिखाओगे क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हमको अच्छे से दिख नहीं रहा, उसको आपको डॉटेड दिखाना है। और इससे ये भी होता है कि चीज़ बहुत दूर है आपको। अब इसको बनाना कैसे, आपसे क्या कहा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, तो हमने जो केसेस दिए हैं उन्हीं को यहाँ पर लगा दो। इन्फिनिटी में है तो ठीक है, इन्फिनिटी से आ रहा है, फोकस से निकल गया, ठीक है, ये फोकस ही से निकलेगा, थोड़ा इधर उधर होगा उसको आपको एडजस्ट करना है, ये नीचे से निकलेगा और ये फोकस से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है ये पॉइंट आप देखोगे फोकस से निकल गया। यहाँ पर अब आपको दिखेगा कि ये जो है यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो इमेज फॉर्म हुई है। अब इमेज फॉर्म हुई है तो इमेज का कुछ नेचर होगा। पहले तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई है ना, नेचर बताना है। तो सबसे पहले इमेज फॉर्म कहाँ हुई है, एट फोकस। हमारी इमेज जो है इन्फिनिटी वाली कहाँ, फोकस में फॉर्म हुई, ठीक है। कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड है, नेचर के ऊपर ही बात हो रही है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब कहोगे यहाँ नहीं दिख रही, अरे इतनी सी है, देखो ऐसे ऐसे है, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो ऐसी दिखेगी। अब ये भाई इतनी छोटी क्यों, भाई कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी का मतलब है आपके मिरर से बहुत दूर, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है आपके मिरर से बहुत दूर, ठीक है। ये पहला केस हुआ। अब दूसरा केस जो है उसको आप लिखोगे
ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, साथ साथ में आपको करते चलना है, ठीक है। तो फिर से हम ये फिगर बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आगे पढ़े, देखो पहले इन्फिनिटी पे थे, अब कहाँ है, बियॉन्ड सी, ठीक है ना, ये केस। तो अब यहाँ पर जब हम आए तो आपका ये फिर से फोकस बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको जो है आपको कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी, तो हमने इसको रख लिया ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे बनाना है, अगर ऑब्जेक्ट का नाम ये ए और बी है तो इसका नाम क्या होगा, ए डैश और बी डैश। अभी इसको आगे से आगे अच्छे से देख रहे हैं। तो मान लो इसमें आपको निकालना है, तो सबसे पहले तो आप पहला पैरेलल वाला यूज़ कर लो, करा ये ऐसे फोकस से निकल गई, ठीक है। और दूसरा केस जो आप यूज़ करोगे वो आपको यूज़ करना होगा कौन सा, अब देखो हम लोग थोड़ा सा मेजरमेंट नहीं लेने तो थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन आपको जो है गलती नहीं करनी जरा सी भी, इसको स्ट्रेट लाइन की तरह आपको ट्रीट करना है। जो कुछ होगी, क्या कहते हैं, जो कुछ मिस्टेक होगी अगर हमको फिगर बनाने में, तो हम आपसे बताएंगे कि आप उसे गलती ना करो, ठीक है। अब एक चीज़ अच्छे से देखना, ये यहाँ पर मीट हुआ और ये यहाँ पर मीट हुआ, ठीक है। अब बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि इसको कहाँ पर आपको बनाना है, इसको कहाँ पर आपको बनाना है, तो आपको हमेशा इसको यहाँ पर बनाना होगा, जहाँ पर ये मीट करेंगी, ठीक है। समझ लो, यहाँ पर ऐसे मीट करते हुए आपको दिख रही है, लेकिन समझना यहाँ पर बनाओगे तो वो नहीं सही लगा, जो एक्चुअल लास्ट में मीट करेंगी हम लोग वो देखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसको देखो, ये चीज़ आई इतनी, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या होगी, इमेज बन जाएगी, और इमेज जो होगी पहले फिगर में थोड़ा दिखे, लेकिन ये जो इमेज है ये हमेशा इससे छोटी रहेगी। अगर ये बियॉन्ड सी के तो ये हमेशा छोटी रहेगी। तो आप नेचर लिखोगे, नेचर कैसा रहेगा, पहला तो आपका है बियॉन्ड सी बनी है, बियॉन्ड नहीं, बिटवीन सी एंड एफ। बियॉन्ड तो हमने रखा था ना, बिटवीन सी एंड एफ। और क्या है दूसरा, ये कैसी है, स्मॉल है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, प्योर स्मॉल, स्मॉल बनी है। और लास्ट वाला क्या है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड भी बनी है। कहो हाँ बिल्कुल समझ में आए, ठीक, समझ में आई बात की नहीं इतनी, ठीक है। अब देखो एक चीज़, अगर इसका नाम ए और बी है तो इसका नाम क्या होगा, ए डैश बी डैश। अब ये ए नीचे क्यों गया, क्योंकि भाई जो हेड है वो तो ए ही है ना। अब नीचे जाएगा तो नाम ए डैश कर सकते हैं इमेज का, लेकिन जो हेड है उसी का तो ए डैश करोगे, कि इसका हेड तो टो बना दोगे, टो को हेड बना दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस हिसाब से ये केस है। अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा, हम केस लेंगे सी में वाला, धीरे धीरे केस लेना है। तो अब की बार केस कौन सा है, सी वाला। अब हमको अब की बार ऑब्जेक्ट को सी में लिखना है, तो आप लिखोगे ऑब्जेक्ट एट सी, यह अलग है, ठीक है। बनाओगे फिर से फिगर, अब की बार जो है ऑब्जेक्ट आपका सी पे रखा है, तो ये हमारा एफ हुआ और ये आपका क्या हुआ, सी, ठीक है। लगभग डिस्टेंस बराबर होगी। तो इसको है यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हमने, ये एक निकाला, ये कहाँ पर चलेगी देखना अच्छे से, ये ऐसे गई, ठीक है। अब जो दूसरी निकाला वो हमने निकाल दिया फोकस से, पहले निकाला तो फोकस से गई, अब की बार फोकस से निकाला तो पैरेलल गई, समझ लो। अब देखो इसमें क्या है, ये चीज़ जो है ये आपको जब आप मेजरमेंट लेकर बनाओगे तो अच्छे से आपकी बनेगी। तो इसको हमने ऐसे बनाया, तो ये कहीं पर यहाँ पर मीट होनी चाहिए, समझ लो, यहाँ पर मीट आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। अब ये मेजरमेंट जब एकदम सही लोगे तब आपकी मीट हो जाएगी। अब ड्राइंग अपनी इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन आपको हम सवाल बहुत अच्छे से समझाएंगे, कॉन्सेप्ट जो अच्छे से बनाएंगे। तो यहाँ से आप देखने में देखोगे जो ए और ये बी है, और ये जो ए डैश है और जो आपका बी डैश है, ये आपका क्या है, ये आपका हमेशा डिस्टेंस जो है इक्वल होगी, ठीक है, हमेशा इक्वल होगी और सेम साइज़ की होगी। देखो अब आपसे पूछेंगे कहाँ बनी है, एट सी, नेचर एट सी, या फिर कहते हैं एट द सेम डिस्टेंस, दोनों कहेंगे, एट सी बनेगी या फिर सेम डिस्टेंस पे बनी है, सेम डिस्टेंस। एट सी आपको लोकेशन बताएगी, सेम डिस्टेंस आपको लेंथ बता देगी, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, कैसी है, सेम साइज की है, सेम साइज की। और यहाँ पर भी लेकिन ये आपकी रियल और इन्वर्टेड ही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब देखो, अब 3 केस और बचे हैं, उनको बताने के लिए इसको रफ तो करना ही पड़ेगा, तो आप इतना नोट करो पहले। अब देखो आपका जो केस आएगा वो कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट जो हमारा सी और एफ में रखा है, तो सिंपल सा इसका जस्ट उल्टा, यानी कि ऑब्जेक्ट की कहाँ बनेगी आपकी, ये सी में बनेगी। भाई पहले वहाँ पर रखा था सी में, तब सी एंड एफ में बना, अब सी एंड एफ में रखा तो यहाँ पर बनेगा, सिंपल सी बात है कि नहीं, ठीक है। अब देखो जो इसमें बना था फिगर, ठीक है, उसमें वो वाला आंसर भी सही था, लेकिन इसमें आपको जो मेन केस लेना होगा वो एक से फोकस यहाँ पर है, ये चीज़ आपकी यहाँ पर है, तो आपको एक जो है वो यहाँ से निकालनी है, समझ लो। तो ये यहीं से वापस चली जाएगी, जब यहीं से वापस चली जाएगी और एक जो केस है वो ऐसे है, तो ये यहाँ से, समझ लो, देखो अच्छे से बात समझना। तो एक तो यहाँ से चली जाएगी, एक यहाँ से, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है बियॉन्ड सी,
तो इसमें जो है यही पॉइंट तो केवल मीट करेगा, लेकिन वो तो हमने फोकस वाला ले लिया था। अगर फोकस वाला लोगो तब भी मीट करेगी, फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऊपर वाले में टच कराएं कि नीचे वाले में। तो वो वाले केस में हमने क्या किया, ऊपर को ले लिया। लेकिन अगर ये वाला केस लोगे तो यहाँ पर नीचे मीट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे आके ऐसे वापस चली जाएगी। ठीक है, वो दिमाग में था, इसीलिए इसमें आपको आप समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ ऐसे वापसी चली जाएगी और यहीं पर आपको मीट कराओगे तो इमेज आपको छोटी भी बनती हुई दिखेगी। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, अब बिटवीन सी एंड एफ का केस देख लेते हैं। ये बनाया हमने, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ है। ठीक है, यहाँ आपका बनेगा एफ और ये सी, यहाँ पर ये पी बनेगा, ये एम और एम डैश है। ये आप लोग को लिखते चलना है। ठीक है, अगर हमने कहीं पर नहीं लिखा तो आप लिखोगे इसको अपर्चर कहते हैं, ये पोल है प्रिंसिपल ना, और आपका ये फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर इसमें बीच में रखना है, रख लो, रख लिया। अब यहाँ पर जब भी आप इसको रखोगे तो देखो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इनकी डिस्टेंस जो है पहले तो एकदम बराबर हो। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये डिस्टेंस जो है आपकी ये लगभग बराबर हो, तो कोई कोई फिगर में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। यहाँ पर हमने इसको रखा। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या, पहले तो उसको ऐसे निकालना है और ये फोकस से निकल जाएगा कहाँ, और एक को आपको कैसे निकालना है, आपको उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालना है। ठीक है, इसको आपको ऐसे निकाल के सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा दिखाना है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकले। ठीक है, तो जो आप ये फिगर अच्छे से बनाओगे तो क्या होगा, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आके आपके ऐसे ऐसे करके मीट करेंगी। ठीक, समझ लो, ये आपके ऐसे आके पीछे कहीं मीट करेंगी और ये इमेज आपकी बनेगी, ये पीछे आके मीट करेंगी। फिगर देखो, फिगर ही में दिक्कत होती है, अगर ये फिगर अच्छे से बनेगा तो ये कहीं यहाँ पर मीट कर जाएंगे। ठीक है, ड्राइंग में भाई थोड़ा सा हल्का है तो उसी से आपको ड्राइंग में दिक्कत होगी, बाकी आप समझ रहे हो ना। अगर सी और एफ के बीच में होगी तो आपको एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालनी है और एक आपको यहाँ से निकालनी है। ये ऐसे जाएगी, इसको आपको ऐसे दिखाना है, ये ऐसे जाएगी, इसको आपको ऐसे दिखाना है। और यहाँ पर लिखोगे नेचर कैसा है, तो नेचर है बियॉन्ड सी, तो पहले तो बनी है। ठीक है, बियॉन्ड सी बनी, फिर आपका क्या, देखो वहाँ लिखा भी था हमने ना कि बियॉन्ड सी होगा, अब देखो बता दिया था मतलब। अब इसके बाद क्या, कैसी बनी है, तो इनलार्ज बनी है, बड़ी बनी है। ठीक है ना, हाईली लार्ज नहीं, इनलार्ज है, मतलब कि हाँ बड़ी इमेज है। और इसके बाद क्या है आपका, कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो सारी है रियल एंड इन्वर्टेड, लास्ट वाला केस छोड़ के। अब एक केस आ गया आपके, दोनों केस तो हुए। देखो अब हम बियॉन्ड, हम सी एंड एफ के बाद कहाँ आएंगे, अब एक स्टेप आगे एफ में आएंगे। तो अगर आप एट एफ में हो, ऑब्जेक्ट जो है वो एफ में हो, तब तो सबको ही पता है, ये अगर ऐसे फिगर बना है और यहाँ पर ये एफ में हम लोग गए और ये जो सी है, तो आप सब समझ रहे हो कि ये जो एफ में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो पहला तो ये एफ से जाएगा, ऐसे निकल जाएगा कहाँ, और दूसरा जो है वो सी से जाएगा, वो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा आपका जाएंगे और ये क्या, ये तो हमेशा पैरेलल ही रहेंगे। ऐसा होगा कि हमेशा पैरेलल रहेंगे, और पैरेलल कहाँ पर मिलते जाके, इन्फिनिटी पे। तो अब की बार बनेगी इन्फिनिटी पे, और कैसा होगा, ये हाईली लार्ज होगा। कैसी होगी इमेज, हाईली लार्ज। इन्फिनिटी में कोई चीज़ बन रही मतलब बहुत बड़ी होगी, हाईली लार्ज और इन्वर्टेड, और आपका वो तो होगी ही ना, हम बार बार लिख रहे हैं, याद रखना, इसमें भी लिखी लो, रियल एंड इन्वर्टेड। अब जो लास्ट केस उसमें कहते हैं आपका फोकस और प्रिंसिपल के बीच में, समझो ये फोकस है और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ये चीज़। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, बनाओगे यहाँ पर ऐसे, ये आपका रहेगा फोकस और ये आपका रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पर रखिए कहीं, पहले आप इसकी एक जो निकालोगे, यहाँ पर चौथा वाला केस यूज होगा जो प्रिंसिपल फोकस से निकलती है, तो ये ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी कहाँ, और अब की दूसरा वाला आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, समझना अच्छे से। ठीक है, ये आएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ऐसे आएगी और ऐसे ही निकल जाएगी आपकी। तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो ये दोनों क्या होगी, कभी मिलेंगी नहीं। ये ऐसे जाएगी दूर और ये ऐसे जाएगी दूर, समझ रहे हो, ये ऐसे जाएगी ऐसे, यहाँ पर तो पैरेलल थी, यहाँ पर ये पैरेलल नहीं रहेंगी। तो इनका होता क्या, हम लोग ऐसे बना लेते हैं, इनको पीछे भेजते हैं ऐसे ऐसे करके, और इनको यहाँ पर कहीं बना लेते हैं, और इसको इमेज को ऐसे दिखाओगे क्योंकि ये वर्चुअल है। तो ये आपका जो लास्ट केस है, जब आप प्रिंसिपल कहाँ पर रखा है हमने, फोकस के बीच में और प्रिंसिपल पोल के बीच में। ठीक, ये इस केस में क्या होता है कि आपकी कैसी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और आपकी कैसी होती है, लार्ज होती है, लार्ज, इससे तो बड़ी है तो लार्ज होगी। अब जो दो छोटे से केस हैं जो को कॉन्वेक्स है, लेंस कॉन्वेक्स मिरर के केस हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। अब देखो जो कॉन्केव है उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स।
कॉन्वेक्स में जो है भाई साहब दो केस होते हैं और उनको बहुत कम ही पूछा जाएगा, लेकिन हमें तो सब करना है। उससे पहले कॉन्केव पढ़ लिया, तो कॉन्केव की कुछ बात है कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो पहला आप सुनोगे जो इंपॉर्टेंट है, पहला हेडलाइट्स में यूज़ होता है। अब हेडलाइट्स में कैसे यूज होता है, जो हेडलाइट्स हैं आपकी, जो मतलब जो समझना अच्छे, जो ऊपर लगा होता है वो नहीं, जो अंदर लगा होता है जहाँ से बल्ब जलता है, जो ऊपर लगा हुआ है वो ग्लास नहीं, वो तो लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता, वो नहीं, जो अंदर लगा होता है, जो लाइट है जिसमें जो अंदर लगा होता है वो जो होता है वो मिरर होता है। कौन सा, बाहर तो लेंस होता है उसकी बात ही नहीं करें, अंदर जो होता है वो आपका मिरर होता है। कौन सा, कॉन्केव। वैसे टॉर्च में जो बाहर लगा होता है उसकी हम फिर बात नहीं कर रहे, वो लेंस है। उसके अंदर जो होता है जहाँ पर जलता है, समझ रहे हो ना, जैसे सिलेंड्रिकल शेप में होता है, वो आपका फिर से मिरर होता है। अब ये ना कहना मिरर है तो आर पार कैसे देख रहे हो, भाई मिरर ही तो लेंस भी है, पर जब दो मिरर को मिला देते तब जाके एक लेंस बन जाता है, समझ रहे हो। अब वो हम अच्छी तस्वीर देखने के लिए एक तरफ को पॉलिश करते हैं। और लास्ट होता है डेंटिस्ट का। डेंटिस्ट जो है वो भी आपका क्या करता है, वो आपका उसका यूज़ करता है इसी वाले मिरर का। अब वो ऐसा क्यों यूज़ करता है, जो डेंटिस्ट होता है वो कॉन्केव को क्यों यूज़ करता है, तो उसको जो है पहले तो रियल इमेज चाहिए, ठीक है उसको पहले तो। और दूसरी बात है उसको थोड़ी सी क्या कहते हैं, पोल और फोकस के बीच में रखने में रियल और लार्ज इमेज चाहिए। जो हमारा लास्ट वाला केस है उसका यूज़ करने के लिए वो डेंटिस्ट हमेशा यूज़ करता है और उसको अच्छी सी तस्वीर मिलती है। अब कॉन्वेक्स के दो केस हैं, एक है एट इन्फिनिटी वाला और एक है समझो इन्फिनिटी और आपके पोल के बीच वाला, इन्फिनिटी एंड पोल, मतलब इनके बीच में कहीं हो, बस इन्फिनिटी नहीं बनाओ। इन्फिनिटी वाला केस देखो भाई, देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपका आया, यहाँ पर कहीं फोकस होगा बाहर पीछे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपका कहीं ये भाई इन्फिनिटी से आएगी तो डाइवर्जिंग लेंस होता है तो डाइवर्ज करेगी, यहाँ पर भी आएगी रे तो डाइवर्ज करेगी। लेकिन हमको पता है कि हमको अपीयर कराना है तो यहाँ पर ऐसे करके आपको फोकस से मिला दोगे, यहाँ पर कहीं बनेगी। यहाँ पर केस बना है और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, लिख लो कैसी होगा नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें हमेशा यही केस होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट आपका। और कैसा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड माने बहुत छोटा, ठीक है। और कुछ बचा, कहाँ पर बन रही है, एट फोकस लिख देना या फिर बिहाइंड द मिरर, एट फोकस बिहाइंड द मिरर, अच्छे से, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक, बिहाइंड द मिरर। अब ये जो है अलग केस, इसको देख लो। इसमें आपको रखना कहाँ है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, यानी कहीं भी ऐसे रख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका जो देखो इसको करेंगे कैसे, एक आपको केवल यहाँ पर जैसे मान लो फोकस होगा, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। एक तो हमको निकालनी है किससे, आपको पैरेलल निकालनी है, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से ऐसे जाएगी, हमको अपीयर करके दिखाना। और एक क्या होगी हमारी, किससे जाएगी देखना, एक आपकी जो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो वो चीज़ भी आपकी कैसे, ऐसे चली जाएगी। तो कहीं यहाँ पर जाके आपकी बनेगी। तो आपको ये लिखना क्या है इसमें हमको डिस्टेंस नहीं पता कहाँ पर है, तो इसको केवल लिख देना बिहाइंड द मिरर। कहाँ पर है ये नहीं पता, बिहाइंड द मिरर, ये केस जो है इसमें बिहाइंड द मिरर लिखना है। और ये केस हमने कॉन्केव में नहीं लिया था, ये भी आपको समझ के चलना, ठीक है। और बाकी हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, यहाँ पर आप लिखोगे स्मॉल, और आपका क्या है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वो भी आपको लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे देखेंगे। को हमने जो इमेज फॉर्मेशन भाई कॉन्वेक्स मिरर तो पढ़ा को, हाँ। अब इसके आगे समझो इनके दो यूज़ हैं वो भी जान लो। दो यूज़ आप बता सकते हो, एक तो रोड व्यू मिरर जो होता है जो ऐसे लगा होता है, एक रियर व्यू मिरर जो होता है, दोनों लगभग सेम ही है। जो आपके क्या कहते हैं, फोर व्हीलर में आगे नहीं लगा होता जहाँ से पीछे की चीज़ें दिखती हैं, वो आपका रियर व्यू मिरर है ना। और जो रोड साइड व्यू होता है उसके लिए जो साइड वाला देखने के लिए होता है, जो बाइक्स में लगा होता है। अब ऐसा होता क्यों है, जो कॉन्वेक्स है वो डाइवर्जिंग है तो वो ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो वो इतने छोटे से शीशे में आपको पीछे का ज़्यादा व्यू दिखाएगा। ऐसा होता है कि नहीं, किसी ने गाड़ी अगर चलाई होगी तो जानता होगा कि पीछे का होता होगा, या अपने पापा के साथ बैठते होगे तो देखते होगे कि जो आपका जो उसमें देखोगे तो आपको वाइड एरिया दिखेगा, संकीर्ण करके नहीं दिखेगा कि बस ऐसे पैरेलल दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसे दिखेगा। ये इसी वजह से होता है क्योंकि जो उसका नेचर है कॉन्वेक्स मिरर का वो आपका डाइवर्जिंग है। बस इतना बताना था। अब इसके आगे क्या है, आपका जो कुछ फॉर्मूले याद रखना। जैसे सबसे फेमस फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, इससे बहुत सवाल आते हैं आपके CBSE में, यूपी में। तो मिरर फॉर्मूला होता है सिंपल सा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको आपको नोट करना है। अब ये फॉर्मूला जो इसका डेरिवेशन भी होता है, आप कोई भी मिरर लेके कर सकते हो डेरिवेशन, लेकिन अभी क्या करेंगे हम इस फॉर्मूले को केवल समझेंगे। जैसे ये क्या है, ये है फोकल लेंथ, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये है इमेज डिस्टेंस,
कहाँ से, ये तो समझ ही रहे हो कि पोल से होगी। ये है आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, पोल से ही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इनका यूज़ होता है, ये तो आप समझे। अब इनका मैग्नीफिकेशन भी होता है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, m=h (NCERT में लिखा अपॉन h), ठीक है। अब ये फॉर्मूला में क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं ही हो, यानी कि इमेज की हाइट होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको याद रखना। और m का एक होता है माइनस का v/u, ये भी आपको एकदम अपने मन मंदिर में बसा लेना, कहो कोई बात नहीं। तो जो मैग्नीफिकेशन है वो आपको याद भी रखना है, ठीक है, कैसे क्या होता है। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद आपकी बात रहेगी, ये मिरर फॉर्मूला समझ में आया। अब हम बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन है ना, इसकी बात करेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन पर अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन। तो ये होता क्या है, तो रिफ्लेक्शन सिंपल सा है, द फिनोमिनन, एक फिनोमिना है, तो फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। हम दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो देखो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू एनी मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सिंपल सा, अनदर मीडियम। ये हो गई पहली डिफिनेशन। तो हाँ, यही चीज़ है सिंपल सी। अब ये जो लाइट का क्या होता है, बेंड होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट है उसकी स्पीड जो होती है, लाइट की स्पीड इंक्रीज एंड डिक्रीज कर जाती है, इसकी वजह से। ये सिंपल सा, ठीक है। अब देखो ये अभी आगे बता रहे हैं, इससे मान लो आपका जो मैग्नीफिकेशन है वो कॉन्वेक्स के लिए कैसा रहता है, पॉजिटिव, ये याद रखना, केवल पॉजिटिव रहता है। और यही आपका कहीं कॉनकेव आ जाए तो निगेटिव, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ठीक है। मिरर फॉर्मूला भी आपको नोट करना है। अब इसके जो है रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ होते हैं, दो लॉ हैं, जैसे हमारे रिफ्लेक्शन के थे वैसे रिफ्लेक्शन के भी हैं ना, जैसे रिफ्लेक्शन के थे वैसे रिफ्लेक्शन के भी हैं। तो इसमें पहले क्या लिखा हमने, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, है ना। तो ऐसा होता क्यों, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इंक्रीज या डिक्रीज की प्रॉपर्टी दिखाती है ना। मतलब किस इंक्रीज और डिक्रीज की, अपने स्पीड की, उसी की वजह से बेंडिंग होता है, समझो, ठीक, समझे ना। अब इसके लॉस क्या होते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। पहला लॉ को सिंपल सा है आपका, पहला लॉ जो है वो सिंपल सा, क्या सेम उनकी तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है। एक लॉ बिल्कुल सेम है, एक अलग है। इसे मान लो ये आपका है मीडियम वन, ये आपका है मीडियम, ये नॉर्मल है हमारी, ठीक है। यहाँ से आपकी लाइट आई है, मान लो ये एयर है या कुछ भी मान लो, ये वाटर है, ठीक है। तो क्या होगी, ये आपकी बेंड हो जाएगी ऐसे, यहाँ पर एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा, आपकी बात रिफ्लेक्शन का एंगल है, तो आप क्या इसको कहोगे, ये हमारी रे जो है ये रिफ्लेक्टेड है ए, ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट वाली अभी भी इंसिडेंट रहेगी, ये इंसिडेंट है, और ये आपकी कैसी है, रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। आपके पास रिफ्लेक्टेड है, एंगल कैसा, वो इंसिडेंट का एंगल है, इंसिडेंस एंगल, और ये आपका कैसा है, रिफ्लेक्शन का एंगल या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल। ये चीज़ थी समझ में आई कि नहीं, ठीक है। बेंड हुई है, अब यहाँ पर सवाल आएगा कि बेंड जो हुई है ये टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों हुई है, तो समझो, अगर हम इसको एयर मान लिया था हमने, इसको वाटर मान लिया, ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा कि जो वैक्यूम है, जो एयर है, उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की। और क्या होगा, जब वाटर में आएगी तो मीडियम चेंज होगा, जब मीडियम चेंज होगा लाइट की स्पीड कम होगी, और जब लाइट की स्पीड कम होगी तब तक वो टुवर्ड्स नॉर्मल ये कर जाएगी। इस मीडियम का एक नाम होता है, ये कंपेयर टू मीडियम है, ये रेयर होगा तो ये डेंसर होगा। मतलब समझो, ये जो एयर है, एयर जो है इसके रिस्पेक्ट में अगर ये ज़्यादा बेंड करा दे चीज़ को, मान लो एयर में अगर लाइट की स्पीड 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड और वाटर में आके कितनी हो जाए, कम हो जाए, तो समझ जाओ ये रेयर है, ये डेंसर। तो ये आपकी कंपेरेटिव क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है, समझना, ठीक है। ये रेयर और डेंसर का, मान लो यहाँ वाटर हो, यहाँ पर वाटर, वाटर के नीचे कौन आ जाए, आपका डायमंड आ जाए, डायमंड का 2.4, अभी वो आगे देखेंगे। अगर डायमंड आ जाए
तो आपका क्या होगा, ये वाटर रेयर बन जाएगा और डायमंड डेंसर बन जाएगा। अब डायमंड के नीचे कोई क्वांटिटी हो तुम बताओ कि डायमंड रेयर बन जाए और वो डेंसर, समझे ना। अब इनका क्या होता है, पहला तो लॉ सेम है ना, क्या आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, एंड नॉर्मल, ऑल लाई ऑन आ सेम प्लेन। ठीक, ये होगा आपका। अब इसके बाद देखो पहला लॉ तो हुआ, मतलब क्या कहने का, वही है कि ये याली ले और हमारी जो नॉर्मल है ये आपके क्या है, सब सेम प्लेन में, ये बोर्ड वाले प्लेन में। दूसरा लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर, अच्छे समझना, साइन आर इज कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट की क्वांटिटी वो ऐसे आती है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू आपका कौन सा इसका सिंबल देते हैं, वैसे तो सबसे ज़्यादा तो यही फेमस है, न्यू ना, या फिर इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो मीडियम होगा उसके लिए, ठीक है, 1 नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो एयर है उसका 1 होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होगा। जो हम क्या कहते हैं उसको हम एज क्वांटिटी मांगते हैं, कैसी, वो हमारी जो होती है समझ लो वो कंपेयर के लिए क्वांटिटी है। जैसे हमने इन्फिनिटी माना था, मतलब जैसे मानते हैं, अभी तो आप लोग 10th वाले हो तो 11th की हमने बात की अभी, तो इसमें आप 10th में भी आपने जब इलेक्ट्रॉन से आपने एनर्जी वगैरह पढ़ी होगी तो हम लोग इन्फिनिटी में क्या मान लेते हैं उसको 0। तो वैसे हमने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एज एक क्वांटिटी माना जिससे हम बाकी चीज़ों को कंपेयर करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का जो है और वैक्यूम का जो है वो 1 होता है। तो ये सिंपल सा साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। इसका समझने का मतलब ये होता है कि साइन आई 1 अपॉन साइन आर 1 इक्वल हो जाता है साइन आई 2 अपॉन साइन आर 2, ऐसे आगे चलता चलेगा ना, साइन R2 ऐसे I3, मतलब अगर कांस्टेंट ऐसे लग जाए तो इनका ये होता है। तो साइन I1 इक्वल टू साइन I2 नहीं होगा, लेकिन साइन आई आपका जो साइन R2 है वो अपॉन में अगर कर दोगे तो आपका इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब इसके आगे आपका क्या है, ये तो आई। अब जो रिफ्लेक्शन है उसको हम लोग समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन सिंपल सा आपका क्वांटिटी है कि स्पीड जो होती है, रिफ्लेक्शन जो होती है वो सिंपल होता है, कंपेयर होता है लाइट की स्पीड का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर। तो उसको हम लोग देखेंगे, ये सब साथ में नोट करते चलना है, ठीक है। देखो 2 तरह के होते हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन जो है वो 2 तरह के होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला एब्सोल्यूट होगा और दूसरा आपका कैसा होता है, दूसरा होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो अगर ऊपर, मतलब देखो केवल तो हमको कंपेयर करना, अगर ऊपर जो है वो हमका लिखा हो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, तो ये जो चीज़ है ये आपकी क्या होगी, ये तो आपके एब्सोल्यूट है क्योंकि ऊपर हमने लाइट को हमको पता है 1 होता है, ये तो एब्सोल्यूट चीज़ है। लेकिन रिलेटिव में क्या होता है, ऊपर भी कोई स्पीड लाइट की हो, इसको लिखते भी कैसे, c अपॉन वी के फॉर्म में, ठीक है। इसका क्या होगा, स्पीड इन 1 अपॉन स्पीड इन 2 मीडियम, सिंपल सा, ठीक है। स्पीड 1 मीडियम में कैसी 2 मीडियम ले लिए जाए, दोनों में से कोई भी एयर या वैक्यूम ना हो। समझ में आई बात कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो ये चीज़ अच्छे समझ में आई ना, इसकी आज हम इतनी बात करेंगे। अब हमारे पास जो आ जाता है लेंस, कौन भाई, देखो जैसे मिरर होगा उसके बाद आपके पास लेंस आ जाता है। तो लेंस में क्या होता है, देखो लेंस में थोड़ा सा उल्टा केस है, बस हम लोग लेंस की बात करें, इसको हटा दें, नोट करते करते साथ ही चलना है, ठीक है। इसे भी हटा दें क्या, चलो हटाइए दो, सब हटा दो, है ना। तो वो वाला जादू होता, वो क्या कहते हैं, थाइनोस की गॉन्गलेट, चुटकी बजाया सब तरफ हो गया, है ना। आगे कहीं होगा, नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होगा आगे, सब आगे का फ्यूचर वो है नहीं, एक
क्या कहते हैं कोर्स, द फ्यूचर बिलोंग्स टू नैनो टेक्नोलॉजी, है ना। और एलॉन मस्क ने अच्छे अच्छे सब देखोगे आप तो साइंस के कितने दीवाने हैं। एलॉन मस्क ने अभी क्या एक बात कही थी, हो गए काफ़ी सर, ये जो आपका एआई है दैट फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। न्यूक्स मतलब आपकी जो होती हैं क्या चीज़, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, यही सब। अब इसके बाद हमारा क्या है, लेंस। लेंस के आप रूल देख लो क्या होते हैं, आप खुद अपने आप से घर में जाके उसको आराम से आप करोगे। देखो लेंस का रूल होता है कॉन्वेक्स के लिए देखोगे और कॉनकेव लेंस के लिए देखोगे। याद रखना जब आप दो, समझो अच्छे से, जब आप दो कॉन्वेक्स को मिलाते हो तो आपका कॉन्वेक्स लेंस बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है, सेम ही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर होगा जब आप दो कॉनकेव को मिलाओगे ऐसे ऐसे करके तो आपका क्या बनेगा, ये इनका ऐसे बीच में ऐसे लाइन करना होता है, इनके बीच में ऐसे करना होता है। तो यहाँ एक चीज़ ऐसी होती है कि आपको केस सारे उल्टे होते हैं। क्या, मान लो यहाँ पर आपकी बार पैरेलल गई, यहाँ पर F1 होगा, यहाँ पर F2 हो, 2F1 होगा, यहाँ पर आपका होता है F2, यहाँ पर 2F2, ये रहता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर चीज़ें कुछ चेंज होती हैं। अब यहाँ पर केस एक ये भी होगा, मान लो कोई चीज़ पैरेलल आएगी तो वो ऐसे करके इस फोकस पे निकल जाएगी। यहाँ पर कॉन्वेक्स जो है वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और यही चीज़ अगर कोई चीज़ मान लो आपके फोकस से आई है, फोकस से, समझ रहे हो ना बात, देखो अच्छे से समझना, अगर कोई चीज़ फोकस से आई है ये ऐसे, तो आपका पैरेलल निकल जाएगी, ये होता है। और कोई चीज़ अगर सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से आई है तो वो चीज़ ऐसे निकल जाएगी, ये केस होते हैं। समझ में सबको आ रहा होगा, ठीक है। यही चीज़ अगर इसमें देखोगे तो उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा आपका, अगर मान लो ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है, ये आप लोग बना लोगे। तो यहाँ क्या होगा, मान लो आपकी बार फोकस से निकली, मतलब कोई चीज़ पैरेलल आ रही है तो ये क्या होगी, यहाँ तक आकर ऐसे वापस जाएगी, हमको फोकस में दिखानी पड़ेगी। तो ये आपकी बार कॉन्वेक्स मिरर की तरह बन गई। यही केस है इसके, सेम ऐसे आप इसमें भी अप्लाई करोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं, सबको आ रही है। अब एक और कॉन्सेप्ट हमारा होता है पावर का। पावर जो लेंस की होती है वो आपकी कैसी रहती है, 1/f इन मीटर, ये रहती है सिंपल सी। पावर जो रहती है वो 1/f इन मीटर, ये आपकी पावर रहती है। पावर क्या रहता है कि मतलब लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ को अकोमोडेट करना होता है, उसी हिसाब से पावर होती है ना। अब पावर बहुत लोग आप देखते हो जो चश्मा पहनते हो कहते हैं मेरा -3 है माइनस, तो उनके लेंस अलग होते हैं, किसी का कॉन्वेक्स होता है किसी का कॉनकेव होता है। तो ये फोकल लेंथ से नापा जाता है, फोकल लेंथ यही वाली। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह 2F1 आ गया है तो इसमें कंफ्यूज ना होना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ नहीं आई है, इसको आप अगर ऐसे लिखोगे तो F इन 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, कर सकते हो। यूनिट जो होती है इसकी वो आपकी होती है 1 पर मीटर, है ना, ये हो सकती है, या फिर 1 पर सेंटीमीटर ना, ये भी हो सकती है आपकी, समझ रहे हो ना। पर या फिर यहाँ लगाओ या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 पर सेंटीमीटर, या फिर जो इसकी फेमस यूनिट है साइंटिस्ट के नाम पे डायप्टर, ये आपको याद रखनी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आप बताओ कि ये जो है कॉन्वेक्स, ये आपको रिसर्च करके या कहीं से भी आपको बताना कॉन्वेक्स और कॉनकेव में से किस लेंस के लिए ये पॉजिटिव होता है पावर और किसके लिए निगेटिव होता है, ये बताना है ना। और अगर बाई फोकल हो जाए, मतलब दोनों लेंस का यूज़ हो जाए, किसी बहुत लोग चश्मे में यूज़ करते हैं कि नहीं, तो उनके लिए कौन सा यूज़ होगा, क्योंकि इनके जो जवाब हैं वो अच्छे से किसमें मिलेंगे, आई वाले चैप्टर में। तो ये आपका होमवर्क समझ लीजिए कि आपको ये दोनों बताने हैं कि ये जो हैं ये मतलब किसमें निगेटिव पॉजिटिव होगा, दोनों को मिलाओगे तो किसका होगा, या फिर दोनों बराबर हो सकते हैं, कुछ भी है जो आपको ढूंढ करके रिसर्च करके बताना है, क्योंकि इससे दिमाग अच्छा होता है जब आप जितनी ज़्यादा रिसर्च करते हो। तो हमें लगता है आज का सेशन फिर यहीं पर रोकना चाहिए, क्योंकि लगभग सब टॉपिक हो चुके हैं। हमने कहा था टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ेंगे, सब लगभग टॉपिक हमने कराया है। एक जो होता है, कोई को अगर लग रहा हो कि ग्लास स्लैब वाला टॉपिक क्या होता है, तो भाई वो कुछ भी नहीं, जिसको रिफ्लेक्शन और जिसको रिफ्लेक्शन अच्छे से आ गया वो एक कर नहीं लेगा क्या। मान लो ये हमारा 1 सब मीडियम, ये 2, ये फिर से 1 आ गया। देखो कितना आसान होता है, अगर चाहिए तो 1 मिनट के अंदर बता सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल खींच लूँ, ये यहाँ से इंसिडेंट आई है, ये वाटर है बिल्कुल, ठीक है, मतलब ग्लास है, ग्लास के अंदर भाई देखो सबसे ज़्यादा एयर में, तो ग्लास में कम होगी, तो भाई ग्लास में क्या होगी, ये बेंड हो जाएगी, कहो हाँ, यहाँ तक बेंड हुई, ये आर बना बिल्कुल, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर नॉर्मल खींचोगे, फिर यहाँ पर नॉर्मल खींचोगे, एक मिनट, फिर यहाँ पर नॉर्मल खींचोगे। अब यहाँ पर कोई एंगल बनेगा आपका, फिर यहाँ पर ये जो होगा इंसिडेंट का एंगल बनेगा, और अब की बार जो होगा ये, अब की बार देखो ये यहाँ पर तो बेंड हुई, ठीक है, अब की बार जो ये है यहाँ पर, या ऐसे निकल जाएगी,
क्यों? क्योंकि आपकी बार डेंसर से एयर में आई है, एयर तो हमारा रेयर है, रेयर में दूर भागेगी, बताया था, तो ये आपका फिर से R बन जाएगा। अब होता क्या है यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर कुछ ना होता तो ये ऐसे निकल जाती, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो होती वो आपको निकालना होता है, सिंपल सा मैच करके यूज़ करके निकाल सकते हो, ठीक है। अगर किसी को इनके सारे डेरिवेशन के वीडियो चाहिए तो आप बताओगे, एक लेक्चर रखेंगे जिसमें सारे डेरिवेशन करेंगे, ठीक। वैसे इतना डेरिवेशन पूछा नहीं जाता, लेकिन किस बोर्ड में क्या पूछ लिया जाए इतना तो पक्का नहीं, क्योंकि सिलेबस में है, सिलेबस में अगर कोई चीज़ है तो पूछ भी ली जाती, तो आप बताना, ये हम बता देंगे। लेकिन देखो ग्लास स्लैब होता कैसे वो हमने आपको इतनी ज़रा सी देर में समझा दिया। अब इसके आगे क्या है, 10th वाले जितने भी बच्चे आज जुड़े हैं या फिर आगे फ्यूचर में जुड़ेंगे तो उनके लिए सिंपल सी बात है, आज पहला चैप्टर हुआ है फिजिक्स का। हम ज़्यादातर किसी चीज़ की भी शुरुआत करते हैं तो फिजिक्स को लेके चलते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको भी मज़ा आएगा और हमको भी पढ़ाने में मज़ा आता है। बाकी सब्जेक्ट भी बहुत प्यारे हैं, जैसे हम केमिस्ट्री का भी वीडियो डालेंगे 10th का, फिजिक्स का भी डालेंगे और साथ साथ में मैथ का भी डालेंगे, तो आपको बस रुके रहना है। और अगर आपका कोई छोटे भाई है तो क्लास 9th के भी वीडियो पढ़ेंगे, अगर कोई बड़ा भाई है या बहन है तो आपका 11th के भी वीडियो पढ़ेंगे। और कोई कॉम्पिटिशन वाला है तो हमारे एग्जाम लेजेंड्स नाम से 2 चैनल और हैं, तो आप उसमें भी विजिट कर सकते हो। जय हिंद।